स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, अगर आप या आपका कोई भी जानने वाला दोस्त या फिर भाई बहन स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा है तो स्टडी IQ के नए इनिशिएटिव पीसीएस सारथी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। विजडम इज टू लिव इन ट्यून विद द मोड ऑफ द चेंजिंग वर्ल्ड। दोस्तों, अगस्त 2022 इंडिया की जर्नी में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित हुआ। जी हाँ, इसी मंथ में हमने अपनी आजादी के 75 लॉन्ग ईयर्स पूरे किए। आजादी के अमृत महोत्सव के बाद आज जब हम अमृत काल में एंटर कर चुके हैं तो पूरी दुनिया इंडिया की तरफ बहुत उम्मीदों के साथ देख रही है। लेकिन आज जब हम पीछे मुड़कर उन 75 सालों की ओर देखते हैं तो हमें यह रियलाइज होता है कि यह जर्नी जरा भी आसान नहीं रही है। एक लंबे कॉलोनियल रूल के तले कुचले जाने के बाद ये पुअर और इलिटरेट देश अपनी आजादी के समय दुनिया को शायद ही कोई उम्मीद दे पाता था। दुनिया की सो कॉल्ड सुपर पावर्स उसको अपने इन्फ्लुएंस के तले दबाने की कोशिश करती थी। लेकिन समय का पहिया कुछ इस तरह घूमा है कि आज वही सुपर पावर्स इंडिया को उनके फेवर में बोलने के लिए पुश करती हैं। हालांकि इंडिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं है, लेकिन आज उसके सभी परमानेंट मेंबर्स इंडिया का कंसर्न और उसके ओपिनियंस पर बारीकी से नजर रखते हैं। इस चीज का यूक्रेन वॉर से बेहतर एग्जाम्पल और क्या हो सकता है? क्या आप बता सकते हैं कि इंडिया के अलावा विश्व का कौन सा ऐसा देश है जिसको इस वॉर की हर एक पार्टी के द्वारा अप्रोच किया गया हो? अगर आप ग्लोबल पॉलिटिक्स के पिछले कुछ महीनों के डेवलपमेंट्स पर गौर करेंगे तो आप शायद एक भी नहीं ढूंढ पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सच यही है। इस वॉर की सभी पार्टीज, चाहे वो यूक्रेन हो, रशिया हो या फिर वेस्ट, इस वॉर से जुड़े क्रूशल डिसीजंस पर इन सभी ने इंडिया का दरवाजा खटखटाया है। यूक्रेन वॉर ने इस चीज को भी क्रिस्टल क्लियर कर दिया है कि आज इंडिया के पास खुद की एक स्ट्रॉन्ग आवाज है और इस आवाज को दबाया नहीं जा सकता। इतने लंबे सालों से इंडिया के लिए रियल हर्डल्स दुनिया के बिछाए गए बैरियर्स नहीं थे, बल्कि उसके खुद के बनाए वो डॉगमास थे जो हम कई सदियों से अपने साथ लेकर चलते आ रहे थे। लेकिन आज इंडिया की स्ट्रॉन्ग रियोपॉलिटिक ने ही इस चीज को ओवरकम किया है। गुनार मिडल अपनी बुक एशियन ड्रामा में इंडिया को एक सॉफ्ट स्टेट कहते हैं। सॉफ्ट स्टेट यानी कि एक ऐसा स्टेट जिसके इंटरेस्ट का कोई मोल नहीं है, जिसके इंटरेस्ट को कोई भी तोड़ मरोड़ कर निगलेक्ट कर सकता है। लेकिन आज इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की इमेज उससे एकदम ऑपोजिट है। 9 अक्टूबर यानी इंडियन फॉरेन सर्विस डे के दिन डॉक्टर जयशंकर ने ये तक कहा है कि इंडियन डिप्लोमेट्स आने वाले सालों में इंडिया के इंटरेस्ट, ग्लोबल फुटप्रिंट्स और उसकी स्टैंडिंग को एनहांस करते हुए एक नए और कॉन्फिडेंट इंडिया को रिफ्लेक्ट करेंगे। और वो 2047 तक इंडिया के मेजर नेशनल गोल्स को रियलाइज करने में सबसे अहम रोल प्ले करेंगे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत ने कितने कम समय में कितना लंबा सफर तय किया है और इस सफर ने इंडियन फॉरेन पॉलिसी की रूपरेखा पूरी तरह से बदल दी है। आज की कहानी इंडिया के इसी ट्रांसफॉर्मेशन की है। आज की कहानी एक रूल टेकर से रूल मेकर बनने के सफर के बारे में है। आज की कहानी एक यस मैन से बॉस मैन बनने के सफर के बारे में है। और आज की कहानी दोस्तों पास्ट की गलतियों को सुधारते हुए समय के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की है। लेकिन इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के GS2 के लिहाज से काफी ज्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं दोस्तों, यूपीएससी प्री+ मेंस के लिए स्टडी IQ का लास्ट लाइव फाउंडेशन बैच लॉन्च हो चुका है, जिसमें कुछ ऐसे यूनिक फीचर्स हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। 900+ आवर्स का लाइव कंटेंट, यूपीएससी के आयरन गेट यानी प्रीलिम्स में आपको परिपक्व करने के लिए प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपके मेंस के आंसर में डिफरेंट डायमेंशंस ऐड करने के लिए और आपके सोचने के तरीके में डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऐड करने के लिए मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जाएगी और आपके डाउट्स को किसी भी समय क्लियर करने के लिए आपको एक गेम चेंजिंग फीचर मिलेगा जो है 1-to-1 मेंटोरशिप, जिसके अंतर्गत आपको एक मेंटोर अलॉट किए जाएंगे जिनके साथ आप एकेडमिक और नॉन एकेडमिक डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। और रेगुलर बेसिस पे फॉर्मर एंड वर्किंग ब्यूरोक्रेट्स के साथ ग्रुप मेंटोरशिप भी इन बैचेस का इंपॉर्टेंट फीचर है। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिल सकता है मात्र 18,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। इन बैचेस में क्लासेस की शुरुआत 18 अक्टूबर इवनिंग 6 PM से हो रही है। तो अब आप भी अपनी यूपीएससी की तैयारी की तरफ एक फाइनल कदम उठाइए और AG लाइव कूपन कोड को यूज करके देश के सर्वश्रेष्ठ यूपीएससी लाइव बैचेस को ज्वाइन करिए। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, करंट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और इंडिया की करंट फॉरेन पॉलिसी के महानायक डॉक्टर S जयशंकर के सेमिनल वर्क द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। उनकी इस बुक की एक बहुत अहम खासियत है,
इसमें वो इंडिया की करंट और फ्यूचर स्ट्रेटजीज को डिस्कस करने के साथ साथ इंडिया को अपने पास्ट से जुड़े रहने के लिए पुश करते हैं। उनका मानना है कि जो कंट्री अपने पास्ट से नहीं सीखती है या उसको भूल जाती है, उसका कोई फ्यूचर नहीं होता। वो इस पूरी बुक में इंडिया की पास्ट फॉरेन पॉलिसी के डॉगमेटिक अप्रोच को क्रिटिसाइज करते हुए प्रेजेंट डे के प्रैग्मेटिज्म पर एम्फेसाइज करते हैं। उनका मानना है कि इंडिया के साथ इतिहास में 3 सबसे बड़े ब्लंडर्स हुए हैं। इसमें पहला है इंडिया का पार्टीशन, दूसरा डिलेड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और तीसरा खुद को एक न्यूक्लियर स्टेट में तब्दील करने में हुई देरी। लेकिन पास्ट हमारे देश के फ्यूचर का डिटर्मिनेंट नहीं हो सकता। पास्ट से सीखना एक अलग चीज है और उसको अपने फ्यूचर का आधार बनाना एक दूसरी चीज। और जब हम इंडिया की कैपेबिलिटीज और राइजिंग इन्फ्लुएंस की बात करते हैं तो हमें उसके पास्ट के मिस्ड चांसेस और शॉर्टकमिंग्स को हाइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि भले ही उन रास्तों को हमने नहीं चुना, लेकिन वो हमें सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का ह्यूज स्कोप प्रोवाइड कराते हैं। इसी कारण इस बुक में डॉक्टर जयशंकर इंडिया की डिप्लोमेटिक जर्नी को बहुत स्किलफुली समराइज करते हैं। डॉक्टर जयशंकर इस एवोल्यूशन को 6 ब्रॉड फेजेस में डिवाइड करते हैं। इनमें से हर एक फेज उस समय के स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट के रिस्पॉन्स में उभरा है। आइए सबसे पहले इस एवोल्यूशन पर एक नजर डालते हैं। तो दोस्तों, इंडियन फॉरेन पॉलिसी का फर्स्ट फेज 1947 से 1962 तक चला। इस फेज का नाम था एन एरा ऑफ ऑप्टिमिस्टिक नॉन अलाइनमेंट। वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था और कोल्ड वॉर अभी शुरू ही हुआ था। दुनिया में पावर के 2 नए पोल्स इमर्ज हो रहे थे। ऐसे में इंडिया के आगे 3 क्रूशियल चैलेंजेस थे। पहला, खुद की सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना, दूसरा, अपनी इकोनॉमी को बिल्ड करना और तीसरा, अपनी इंटेग्रिटी पर आंच न आने देना। वहीं दूसरी तरफ उस समय वन ऑफ द फर्स्ट डीकोलोनाइज्ड कंट्री होने के नाते इंडिया एशियंस और अफ्रीकन कंट्रीज के डीकोलोनाइजेशन को भी लीड कर रहा था। वो एशियन सॉलिडारिटी का जमाना था। कोरिया से लेकर वियतनाम और सुएज से लेकर हंगरी तक इंडियन डिप्लोमेसी अपने एनर्जेटिक फेज में थी। लेकिन 1962 के इंडो चाइना वॉर के साथ ये फेज यहीं थम गया। 1962 से 1971 तक दूसरा फेज चला और ये फेज था रियलिज्म और रिकवरी का। चाइना के अटैक ने इंडिया की आइडियलिज्म को बहुत बड़ा झटका दिया। इसके बाद इंडिया ने अपने सिक्योरिटी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक रिसोर्सेज को लेकर प्रैग्मेटिक अप्रोच अडॉप्ट किया। नॉन अलाइनमेंट के बियॉन्ड जाते हुए इंडिया ने अपने नेशनल सिक्योरिटी को प्रायोरिटाइज किया। इसके चलते 1964 में इंडिया ने यूएसए के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया। लेकिन पीएम नेहरू की डेथ के बाद नेहरू केनेडी की बोनहोमी का पीरियड भी खत्म हो गया। इस समय इंडिया को दोनों सुपर पावर्स को एक साथ हैंडल करना पड़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ इंटरनली इंडिया पॉलिटिकल टर्बुलेंस से लेकर इकोनॉमिक डिस्ट्रेस जैसे एक्यूट चैलेंजेस से भी उभर रहा था। लेकिन इतने हाई स्ट्रेस लेवल्स के बावजूद इंडिया ने इस फेज से बहुत ज्यादा डैमेज किए बिना एग्जिट लिया। इसके बाद थर्ड फेज 1971 से 1991 तक चला। इस फेज में इंडिया ने रीजनल असर्शन को स्ट्रेस किया। इसकी शुरुआत इंडो पाक वॉर में इंडिया की विक्ट्री और बांग्लादेश की क्रिएशन से हुई, लेकिन इसका अंत श्रीलंका में आईपीकेएफ के मिस एडवेंचर के साथ हुआ। इस दौरान यूएस, चाइना, पाकिस्तान की एमर्जिंग एक्सिस ने रीजन के स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट को पूरी तरह बदल दिया। इस एक्सिस को काउंटर करने के लिए इंडिया सोवियत ब्लॉक की तरफ शिफ्ट हुआ। लेकिन अर्ली 1990s में सोवियत के फॉल और इंडिया की इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ इंडिया को अपनी डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी को रिविजिट करना पड़ा। अभी तक जो चीजें केवल स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक हुआ करती थी, 1991 के लिबरलाइजेशन प्रोग्राम के बाद वो इकोनॉमिक भी हो गई। खैर 1991 से 1999 तक चले फोर्थ फेज को पोस्ट कोल्ड वॉर के यूनिपोलर वर्ल्ड ने फ्रेम किया। इस दौरान इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को रेडिकली ऑल्टर किया। यूनिपोलर वर्ल्ड में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को रिटेन करना इंडिया के लिए सबसे ज्यादा क्रूशियल हो गया। इस फेज में इंडिया ने इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक टर्म्स में खुद को तेजी से एक्सपैंड किया। अमेरिका और इजराइल के साथ इंडिया के रिलेशंस तेजी से इंप्रूव हुए, लेकिन यूएस के साथ इन इंप्रूविंग रिलेशंस को रिस्क करते हुए इंडिया ने 1998 में अपने सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट को अंजाम दिया। इस दशक में हुई इकोनॉमिक ग्रोथ ने ही इंडिया को यह रिस्क लेने का कॉन्फिडेंस दिया। इस फेज में अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ, न्यूक्लियर पावर स्टेटस और कारगिल में पाकिस्तान को मात देने के बाद इंडिया ने काफी ग्लोबल अट्रैक्शन गेन किया। उसके बाद फिफ्थ फेज यानी 2000 से 2013 के बीच इंडिया ने यूएसए और इमर्जिंग चाइना के बैलेंसिंग पावर का रोल प्ले किया। इस फेज में दुनिया के लिए इंडिया की रेलेवेंस बहुत तेजी से बढ़ी। इसी के साथ इंडिया की ग्लोबल आउटकम्स को शेप करने की एबिलिटी में भी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुआ। इसका सबसे क्रूशियल एग्जांपल हमें 2005 की इंडो यूएस न्यूक्लियर डील में देखने को मिला। इस फेज में इंडिया ने ब्रिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर रशिया और क्लाइमेट चेंज और ट्रेड के डोमेन में एक इमर्जिंग चाइना के साथ अपने रिलेशंस को स्ट्रेंथन किया। यह पीरियड इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटीज का पीरियड था, जहां इंडिया नई पोजीशन एक्वायर करके ग्लोबल लेवल पर अपना इन्फ्लुएंस स्प्रेड कर रहा था। लेकिन असल कहानी तो इसके बाद शुरू हुई। जी हाँ दोस्तों, इन लिस्ट का लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट फेज 2014 में शुरू हुआ।
ये फेज एनर्जेटिक डिप्लोमेसी और पावरफुल एंगेजमेंट का फेज है। डॉक्टर जयशंकर के मुताबिक ये इंडिया के लिए एक मेजर ट्रांजिशन की अर्ली स्टेज है। आज इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अपने पास्ट से लेसन सीखते हुए 5 अलग अलग बास्केट्स में वर्क कर रही है। इसमें पहली बास्केट है रियलिज्म। इंडियन फॉरेन पॉलिसी में इसकी कितनी अहमियत है, आइए इसको पास के एक एग्जांपल समझते हैं। जब 1972 के शिमला एग्रीमेंट में इंडियन गवर्नमेंट ने ऑप्टिमिज्म को फेवर करते हुए एक मेजर ब्लंडर को अंजाम दिया, इंडिया को लगा कि इस वॉर में पाकिस्तान की हार के बाद वो सुधर जाएगा। लेकिन असल में इसके बाद हमें एक और भी ज्यादा रिवेंजफुल पाकिस्तान देखने को मिला। जम्मू कश्मीर के लिए प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा बढ़ती गईं। यानी इस एग्रीमेंट ने प्रॉब्लम को सेटल करने के बजाय उसको और भी ज्यादा वर्सन कर दिया। इसलिए इंडियन फॉरेन पॉलिसी आज उस दौर के ऑप्टिमिज्म के बजाय रियलिज्म में ग्राउंडेड है। इसके बाद आज इंडियन फॉरेन पॉलिसी की दूसरी बास्केट है डिप्लोमेसी ड्रिवन बाय इकोनॉमी। अगर हम 1945 की मेजर स्टोरीज पर गौर करें तो चाइना से लेकर यूएसएसआर और यूएसए से लेकर जापान तक सभी ने ग्लोबल एनवायरनमेंट को अपने नेशनल डेवलपमेंट के लिए यूज किया, किंतु इंडिया कहीं ना कहीं इस फ्रंट पर बहुत ज्यादा अचीव नहीं कर पाया। लेकिन आज इंडियन डिप्लोमेसी इकोनॉमिक ड्राइवर्स के द्वारा गाइड की जा रही है। आज उसने प्रोटेक्शनिज्म और इंपोर्ट सब्सिडी के बजाय एक्टिव इकोनॉमिक एंगेजमेंट को प्रेफर किया है। थर्डली, आज इंडिया अपने ऑप्शंस और स्पेस को एक्सपैंड करने के लिए मल्टीपल प्लेयर्स के साथ इंगेज कर रहा है। एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में अपने सभी पार्टनर्स को जगल करने के साथ साथ किसी को भी गिरने ना देना एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। इसी का नतीजा है कि आज हमें इंडियन फॉरेन पॉलिसी में एससीओ के साथ साथ क्वाड, रशिया इंडिया चाइना यानी कि आरआईसी के साथ साथ जापान अमेरिका इंडिया, ईरान के साथ सऊदी और इजराइल के साथ पैलेस्टीन, ये सभी कॉन्ट्रडिक्शंस इंडियन फॉरेन पॉलिसी में एक बैलेंस्ड वे में मैनेज होते दिखाई पड़ रहे हैं। इन सब का आंसर हमें इंडियन फॉरेन पॉलिसी की उस विलिंगनेस में दिखाई पड़ता है जो इतिहास के इंटेलेक्चुअल बर्डन को छोड़कर नए एवेन्यूज खोजने के लिए तैयार है। फोर्थ बास्केट में हमें रिस्क टेकिंग का इंपॉर्टेंट एलिमेंट देखने को मिलता है। इतिहास इस बात का गवाह है कि लो रिस्क फॉरेन पॉलिसी ने हमेशा लिमिटेड रिवॉर्ड्स प्रोड्यूस किए हैं। लेकिन आज जब इंडिया ग्लोबल पावर के लेडर पर आगे बढ़ रहा है, ऐसे में कैलकुलेटेड लेकिन सीरियस रिस्क इंडियन फॉरेन पॉलिसी का पार्ट एंड पार्सल बन गया है। आर्टिकल 370, उरी और पुलवामा स्ट्राइक्स जैसे बोल्ड स्टेप्स इसके कुछ सिग्निफिकेंट एग्जांपल्स हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन सभी रिस्क का कलेक्टिव इंपैक्ट इंडिया की ग्लोबल पोजीशनिंग में क्वांटम जंप ला सकता है और कहीं ना कहीं इसके ट्रेसेस आज भी देखे जा सकते हैं। इसके बाद इस बास्केट का लास्ट एलिमेंट है ग्लोबल एनवायरनमेंट की रियलिटीज को समय रहते समझना और उसके अकॉर्डिंग कदम उठाना। दोस्तों, किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी उसके ग्लोबल एनवायरनमेंट में मौजूद अपॉर्चुनिटीज, कॉम्पिटिटर्स, रिस्क और रिवॉर्ड को रिफ्लेक्ट करती है। अगर कोई देश अपनी खुद की फॉरेन पॉलिसी को नेशनल लेवल पर सेट कर भी ले, लेकिन अगर ऐसे में वो लार्जर ग्लोबल लैंडस्केप को मिसरीड करता है तो उसके लिए ये कॉस्टली प्रूव हो सकता है। 1947 में कश्मीर के इशू को यूएन ले जाना, फिर कोल्ड वॉर के दौरान चाइना और रशिया की दूरियों को समय रहते रियलाइज ना करना, अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश में चाइना की इंटेंशंस को मिसरीड करना और बार बार यूएस और चाइना के लिए पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस को अंडर एस्टिमेट करना इंडिया की इसी मिसरीडिंग के एग्जांपल्स हैं। कभी अपने नेग्लिजेंस तो कभी मेजर पावर्स को प्लीज करने के लिए उठाए गए ये स्टेप्स इंडिया के लिए हमेशा हार्मफुल साबित हुए हैं। लेकिन आज इंडियन फॉरेन पॉलिसी वर्ल्ड पॉलिटिक्स को बारीकी से स्टडी करती है। आज ये यूएस और चाइना के कॉन्ट्रडिक्शंस, ग्रोइंग मल्टीपोलैरिटी, डिक्लाइनिंग मल्टीलेटरलिज्म, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिबैलेंसिंग और रीजनल पावर्स के राइज की गहरी समझ रखती है। और इन सभी इवेंट्स की गहरी समझ गल्फ और यूरोप से लेकर इंडो पैसिफिक तक इंडिया की लार्जर ग्लोबल रीपोजिशनिंग में आज साफ नजर आती है। दोस्तों, इंडियन फॉरेन पॉलिसी के सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन को समझने के बाद आइए अब इसमें हुए कुछ मेजर शिफ्ट्स पर गौर करते हैं। जैसा कि हम देख ही चुके हैं कि आज इंडियन फॉरेन पॉलिसी जितनी डायनेमिक और वाइब्रेंट है, ये शुरुआत से वैसी नहीं रही है। पिछले 7 दशक में इंडियन फॉरेन पॉलिसी की बैलेंस शीट ने एक मिक्स्ड पिक्चर प्रेजेंट की है। इन अप्स एंड डाउन्स का एक मेजर रीजन यही है कि हमारी ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग ने लंबे समय तक इंडियन फॉरेन पॉलिसी के परफॉर्मेंस का ऑनेस्ट रिव्यू डिनाई किया है। एक एस्पायरिंग प्लेयर होने के बावजूद हमने डिस्कशंस, डिबेट और टाइमली करेक्टिव्स को उनका ड्यू डिलिजेंस नहीं दिया। इंडियन गवर्नमेंट के हेजिटेशंस इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए अनएक्सप्लोर्ड एवेन्यूज और अनरियलाइज्ड आउटकम्स भी लेकर आए हैं। लेकिन आज हम एक मेजर चेंज के क्रॉस रोड्स पर खड़े हैं। आज दुनिया केवल बदली ही नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल ऑर्डर का पूरा स्ट्रक्चर ही एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। अमेरिकन नेशनलिज्म, चाइना का राइज, ब्रेक्जिट का शॉक और ग्लोबल इकोनॉमी में होने वाले शिफ्ट्स इस चेंज के ड्रामेटिक एग्जांपल्स बताए जा रहे हैं।
इतना ही नहीं, आज रशिया, ईरान और टर्की जैसे ओल्ड एम्पायर्स ग्रेट एनर्जी के साथ अपना इन्फ्लुएंस रीगेन करना चाहते हैं। इन ज्योग्राफीज और ऑर्थोडॉक्स पॉलिटिक्स के बियॉन्ड जाएं तो आज पावर की डेफिनेशन भी बदल चुकी है। टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी और ट्रेड कन्फ्रंट्रेशन के नए पहलू बन चुके हैं। इस इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड में कंपटीशन को बेहद इंटेलिजेंट एप्लीकेशन की जरूरत है। आज यूएन और डब्ल्यूटीओ जैसे प्लेटफॉर्म्स पर मल्टीलेटरलिज्म टूट कर बिखर रहा है। इसके कारण ग्लोबल कॉमन्स और कोरोना पैंडेमिक जैसे क्रिटिकल इश्यूज और भी डेंजरस हो गए हैं। यानी कुल मिलाकर आज ये दुनिया एक ऐसे चेंज से गुजर रही है जिसको पहले कभी नहीं देखा गया। अगर ये लैंडस्केप बदल रहा है तो जाहिर है कि इंडिया के पार्टनर्स, इश्यूज और रिलेशनशिप्स भी बदले हैं। ऐसे में चेंज एकमात्र कांस्टेंट बनकर रह गया है। आज हम इस चेंज को रिकॉग्नाइज करके ही ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। हालांकि इस चेंजिंग एनवायरनमेंट में नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू करना आसान नहीं है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। बदलती सिचुएशंस के हिसाब से समय रहते रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी किसी भी नेशन के राइज का एक इनविटेबल पार्ट है, और ये सभी एलिमेंट्स इंडिया की प्रेजेंट फॉरेन पॉलिसी में साफ नजर आते हैं। आज इंडियन फॉरेन पॉलिसी ग्रेटर कैपेबिलिटीज और एम्बिशंस के साथ साथ ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए तैयार खड़ी है। अपने कॉन्फिडेंट गोल्स के साथ एक रिस्क टेकिंग एटीट्यूड हमें हमारे ग्लोबल एम्बिशंस के करीब लाता है। उदाहरण के लिए आज इंडिया नॉन अलाइनमेंट के बजाय ग्रेट और मिडिल पावर्स के साथ स्ट्रॉन्गर टाइज फॉर्म कर रहा है। आज वो ग्रेट पावर्स को प्लीज करने के बजाय अपने बलबूते पर पावरफुल ग्लोबल अलायंसेस को एक्टिवली शेप कर रहा है। क्वाड, I2U2 और ब्रिक्स ऐसे ही कुछ अलायंसेस हैं जिनमें इंडिया एक इनडोमिटेबल प्लेयर बन चुका है। उसी तरह कोरोना वायरस पैंडेमिक के वर्स्ट फेज के दौरान इंडिया अपने वर्ल्ड फार्मेसी के टैग पर पूरी तरह खरा उतरा है। अपनी सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी और ह्यूमैनिटी की तरफ अपने कमिटमेंट के चलते इंडिया ने दुनिया भर की 100 से भी ज्यादा देशों को कोविड-19 वैक्सीन के 65 मिलियन डोजेस एक्सपोर्ट किए हैं। इसके अलावा आज मानव जाति के ऊपर मंडरा रहे सबसे बड़े थ्रेट यानी क्लाइमेट चेंज को लेकर भी इंडिया की रिस्पॉन्सिबल फॉरेन पॉलिसी देखने को मिलती है। ये तो इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है जहां फॉसिल फ्यूल को आज भी एनर्जी के प्राइमरी सोर्स के रूप में यूज किया गया है, लेकिन इसके बावजूद इंडिया ने 2070 तक अपने कार्बन एमिशंस को नेट जीरो पर ले जाने का प्रण लिया है। साथ ही टेररिज्म के लिए जीरो टॉलरेंस इंडियन फॉरेन पॉलिसी का मेजर हॉलमार्क बन चुका है। उरी और पुलवामा टेरर अटैक्स का मुंहतोड़ जवाब देने के साथ साथ करंट गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर इस इशू को जड़ से मिटाने की कोशिश की है। पाकिस्तान ने अपनी पूरी एनर्जी के साथ ग्लोबल कम्युनिटी को इंडिया के इस मूव के अगेंस्ट भड़काने की कोशिश की है, लेकिन इंडिया के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ा। इसके अलावा प्रेजेंट फॉरेन पॉलिसी में इंडियन डायस्पोरा की सेफ्टी और सिक्योरिटी भी बहुत क्रूशियल पोजीशन पर नजर आती है। आपने नोटिस किया होगा कि पीएम मोदी जब भी किसी देश की यात्रा पर जाते हैं तो वो वहां अपनी वाइब्रेंट डायस्पोरा से जरूर मिलते हैं। साथ ही वो उनकी सेफ्टी के साथ किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज बर्दाश्त नहीं करते। हाल ही में पहले अफगानिस्तान और फिर यूक्रेन जैसे वॉर टॉर्न एरियाज में अपने सिटीजन्स को वक्त रहते सेफली इवैक्यूएट करना इसके दो रिसेंट एग्जांपल्स हैं। 9 अक्टूबर यानी इंडियन फॉरेन सर्विसेज के दिन डॉक्टर जयशंकर ने ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से अपने सिटीजन्स के इवैक्यूएशन में इंडियन डिप्लोमेट्स के रोल को अपलॉड करते हुए इंडिया की इसी पावरफुल डिप्लोमेसी का उदाहरण पेश किया है। इस सब के साथ इंडिया आज चाइना से भी आंख से आंख मिलाकर बात कर रहा है। डोकलाम और गलवान जैसे क्लैशेस के दौरान इंडिया ने अपनी असर्टिव फॉरेन पॉलिसी से चाइना को ये रियलाइज करा दिया है कि जब बात इंडिया की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की आएगी तो वो चाइना के अगेंस्ट मिलिट्री पावर को यूज करने से पीछे नहीं हटेगा। इतना ही नहीं, हाल ही में रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान इंडिया ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करते हुए वेस्ट या रशिया की साइड ना लेते हुए पीस का रास्ता चुना है। साथ ही यहां उसने वेस्ट के प्रेशर में ना आकर रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल खरीदकर अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज किया है। आपको बता दें कि भले ही फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल रिलेशंस को काफी लंबे समय से एक प्रिविलेज्ड फील्ड माना जाता है, लेकिन आज ये कहानी भी बदल चुकी है। आज इंडिया में एक टी सेलर से लेकर एक एमएनसी के सीईओ तक हर कोई पॉलिटिकली एंगेज्ड है। वो आपसे बाइडेन की कांग्रेस की पॉलिटिक्स से लेकर बिहार की इंटरनल टर्मोइल तक और इनके बीच जो भी आता है उस सब की चर्चा कर सकते हैं। कुल मिलाकर इन सभी एग्जाम्पल से ये साफ हो जाता है कि बदलते ग्लोबल एनवायरनमेंट में इंडिया एक रूल टेकर के बजाय एक रूल मेकर बनता जा रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक सवाल ये उठता है कि आखिर इंडिया किस तरह की पावर बनकर सामने आएगा। आप सोच रहे होंगे कि ये सवाल क्यों? वो इसलिए क्योंकि किसी भी पोटेंशियल सुपर पावर का राइज पूरे ग्लोबल ऑर्डर के लिए एक डिसरप्टिव डेवलपमेंट होता है। इसी तरह के ट्रांसफॉर्मेशंस में अक्सर दो सुपर पावर्स कभी भी कोएग्जिस्ट नहीं करती हैं।
वो अक्सर एक दूसरे के एग्जिस्टेंस को थ्रेटन करती हैं। वर्ल्ड वॉर के दौरान यूएस और ब्रिटेन का एक साथ को एग्जिस्ट करना इस बात का इकलौता एक्सेप्शन रहा है। खैर, हाल ही में दुनिया ने चाइना के एक्सपेंशनिस्ट राइज को भी देखा है। ऐसे में इंडिया के लिए भी ये सवाल उठना लाजमी हो जाता है। लेकिन जैसा कि अभी डिस्कस किए गए एग्जाम्पल से साफ हो जाता है कि इस ऑल अगेंस्ट ऑल के वर्ल्ड में भी इंडिया एक बॉसमैन होने के साथ साथ एक एथिकल और रिस्पॉन्सिबल पावर बनने जा रहा है। और डॉक्टर जयशंकर के वर्ड्स में यही सही मायने में इंडिया का वे है। तो दोस्तों, ये थी कहानी भारत की फॉरेन पॉलिसी की, और इस वीडियो में हमने जाना भारत कैसे बना एक यस मैन से बॉस मैन। आज की वीडियो के लिए इतना ही, पर जैसा कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, तो उस इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, डिस्कस द वेरियस वेज इन विच इंडिया कैन स्टेडफास्ट द प्रोसेस ऑफ इमरजेंस ऑफ अ रूल बेस्ड मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।